Today's our lecture is about refrigeration and air conditioning and the cycles they are working on. Well, refrigeration is the process in which work is done to move heat from one location to another. The work of heat transport is traditionally driven by mechanical work, but can also be driven by magnetism, laser or other means. मतलब रेफ्रिजरेशन एक जैसे कि हमने पहले पढ़ा था एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमने हीट को खुद से लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पे लेके जाना है या लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ मूव करना है. सो रेफ्रिजरेशन हैज़ मैनी एप्लीकेशन इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू मतलब बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जिनमें हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर्स आते हैं हमारे इंडस्ट्रियल फ्रीजर क्रायोजेनिक्स एयर कंडीशनिंग और हीट पंप्स. अगर हम बात करते हैं एयर कंडीशनिंग की तो एयर कंडीशनिंग इज द रिमूवल ऑफ हीट फ्रॉम इनडोर एयर फॉर थर्मल कंफर्ट. और इसमें जो होता है हम कूलिंग हीटिंग वेंटिलेशन डिसइंफेक्शन कुछ भी कर सकते हैं. सो इट ऑल इंक्लूड इन एयर कंडीशनिंग. एयर कंडीशनिंग जो है वो हम नॉर्मली एसी को कहा जाता है, ठीक है. बट जो पुराने एसी थे जिनमें हीटिंग सिस्टम नहीं होता था उसे हम एयर कंडीशन नहीं कह सकते क्योंकि वो जस्ट ठंडा करते थे. But this term air conditioning means you have to provide hot air in winter also, whether you are providing cold air or cold temperature, heating, cooling, means everything you have to provide. You have to make it comfortable for the user. So it is designed to change the air temperature and humidity within an area, used for cooling as well, heating depending on the air properties at a given time. Typically नॉर्मली हम जो है इसमें रेफ्रिजरेशन साइकिल यूज़ करते हैं लेकिन कई दफ़ा एवोपरेशन साइकिल भी यूज़ करते हैं. डिफरेंसेस क्या हैं एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन में. कहते हैं वाइल द प्रिंसिपल्स बिहाइंड रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग आर सिंपल. कहते हैं दोनों सिमिलर हैं. हमें याद होगा कि हमने कार्नट साइकिल और रिवर्स कार्नट साइकिल पढ़ने की कोशिश की थी बट डिटेल में नहीं. जैसे हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिटेल में पढ़ा था तो उसके अंदर हमने जो दो स्टेटमेंट्स पढ़ी थी उसमें एक स्टेटमेंट हमारी हीट पंप की थी और एक जो थी हमारी रेफ्रिजरेशन की थी. दोनों में बेसिक से फ़र्क था. भारत रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में भी थोड़ा सा फ़र्क है. टेम्परेचर है सबसे पहला. फॉर ह्यूमन कंफर्ट होता है एयर कंडीशनिंग जो होती है उसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस है. रेफ्रिजरेशन के अंदर जो टेम्परेचर वेरी कर सकते हैं वो -30 तक वेरी कर सकते हैं लेकिन -30 पे एयर कंडीशन वर्क नहीं करता. तो रेफ्रिजरेशन का टेम्परेचर -30 टू 25 होता है. कार्गो होता है उसके बाद यानी कार्गो और ह्यूमन लाइफ एनिमल्स जो हैं हमारे वो एयर कंडीशनिंग यूज़ करते हैं लेकिन रेफ्रिजरेशन जो है वो नॉन लिविंग के लिए है या लाइफ प्लांट्स के लिए है. ह्यूमिडिटी ह्यूमन कंफर्ट के लिए हमें सर्टेन ह्यूमिडिटी रेंज चाहिए लेकिन रेफ्रिजरेशन के अंदर हमें ह्यूमिडिटी डिपेंड करती है कार्गो के ऊपर कि किस तरह की हमारी चीज़ें जो हमने फ्रीजर में रखनी है फ्रिज में रखनी है. कई दफ़ा तो हमारे पास जो प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी है वो कार्गो के लिए हार्मफुल भी हो सकती है. जो भी हमें चीज़ें फ्रीज करनी है उनके लिए ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए तो इसे मेंटेन करना चाहिए. एयर प्योरीफिकेशन कहता है हमारा जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है उसमें हमें कोशिश होती है कि हमारे एयर जो है वो बहुत ज़्यादा प्योरीफाई हों. उसके लिए हमारे पास एंजाइम मैकेनिकल और बायोफिल्टर्स लगे होते हैं. रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो होते हैं वो रिक्वायर सेम वॉल्यूम ऑफ एयर होता है जिसे कूल करते हैं और उसे पास करते हैं बार बार कार्गो के से. जिस तरह फ्रिज का डोर है वो बार बार ओपन करने से हमारा कूलिंग सही नहीं होती. हमें वो सेम एयर ही को बार बार पास करना होता है. फ्रेश एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास जो है सर्टेन वॉल्यूम ऑफ फ्रेश एयर चाहिए होता है जिसमें 20.9% जो है हमारे पास ऑक्सीजन होनी चाहिए. अगर फ्रेश एयर नहीं प्रोवाइड करते तो कुछ देर के बाद जो ऑक्सीजन लेवल है रूम का वो कम हो जाएगा और CO2 लेवल बढ़ जाएगा. इससे हम अनकम्फर्टेबल होंगे. इसलिए हमें फ्रेश एयर कंडीशनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. जबकि रेफ्रिजरेशन के अंदर हमारे पास जो क्या कहते हैं फ्रेश एयर है वो डिपेंड करती है कार्गो के ऊपर कि हमें चाहिए या नहीं चाहिए. एयर मूवमेंट है. एयर कंडीशनिंग के अंदर हमें फ़ैन चाहिए होता है ताकि एयर की मूवमेंट रखें ताकि हमारे पास जो ऑक्यूपेंट्स हैं वो क्या कहते हैं कंफर्ट फील करें. रेफ्रिजरेशन के अंदर वो सारा कुछ टेम्परेचर से होता है. जब जितना टेम्परेचर हमें मेंटेन करना है उसके लिहाज से हमें एयर कंडीशनिंग करना होता है. यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात करते हैं कि हमारे पास टन होता है यूनिट रेफ्रिजरेशन का और एयर कंडीशनिंग का. ये हीट एब्जॉर्प्शन को मेजर करता है. जब ये नहीं बना था ये वाला यूनिट ये मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन या कूलिंग नहीं थी
तो कूलिंग को हम किस तरह पता करते थे कि आइस से कि installing 1 ton of refrigeration replace the daily delivery of 1 ton of आइस के 1 टन रेफ्रिजरेशन का मतलब होता था कि कितना एक दिन के अंदर हमारे आइस जो 1 टन आ रही है उससे कितनी एब्जॉर्प्शन हीट एब्जॉर्प्शन हो रही है। सो अगर हम टन को डिफाइन करें, इट इज़ द अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और कूलिंग इफेक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय यूनिफॉर्म मेल्टिंग ऑफ 1 टन आइस इन 24 hours from or at 0 degree centigrade or freezing 1 ton water in 24 hours from at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब अगर आप 1 टन आइस लेते हैं, उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं, ठीक है, और 24 घंटे के अंदर वो आइस पिघलने के बाद जितना कूलिंग देती है वो 1 टन। इसी तरह 1 टन आइस को आपने फ्रीज करना है 24 घंटों में 0 डिग्री से, तो जितना जो आपको कूलिंग इफेक्ट एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, यानी सॉरी जितना हीट रिमूव करना पड़ेगा वो आपका 1 टन है। बट नॉर्थ अमेरिका में स्टैंडर्ड टन ऑफ रेफ्रिजरेशन जो है वो 12,000 BTU पर आवर के ऊपर होता है, जो कि 35 और 17 वाट्स के इक्वल है। तो हीट एब्जॉर्प्शन पर डे इज अप्रॉक्सीमेटली द हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ 1 टन ऑफ आइस। मतलब फ्यूज जो हो रहा है, टन ऑफ आइस जो है वो मेल्ट हो रही है 32 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली द पावर रिक्वायर्ड टू melt 1 short ton, that is 2000 pound or 907 kg of ice at 0 degree in 24 hours, then representing the delivery of 1 ton of ice per day। तो BTU भी नॉर्मली सेम यूनिट ही है, बट उसमें क्या होता है कि 1 टन के अंदर 12,000 BTU होते हैं पर आवर। और अगर आपने अपने एयर कंडीशन या रेफ्रिजरेशन देखे हो तो उनमें ये वैसे हम कहते हैं 1.5 टन का हमारा AC है, लेकिन उसमें कितने BTUs होते हैं, उसमें 18,000 BTUs होते हैं। तो उसके डब्बे चेक कीजिएगा, उसके अंदर वहाँ पे क्लियरली ये मेंशन होगा। ना बात करते हैं कार्नोट साइकिल की। कार्नोट साइकिल आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। इट्स नॉट वेरी प्रैक्टिकल, टू स्लो, बट ऑपरेट्स एट मैक्सिमम एफिशिएंसी। सेकंड लॉ के लिहाज से होता है ये। तो ये इसकी PV डायग्राम है। दैट इज प्रोसेस नंबर 1 से 2 जो है हमारे पास वो क्या हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। प्रोसेस 2 से 3 आइसोट्रॉपिक एक्सपेंशन है। आइसोथर्मल मीन कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर क्या कहते हैं एक्सपैंड हो रहा है। आइसेंट्रोपिक मीन कांस्टेंट एंट्रोपी पे एक्सपैंड हो रहा है। 3 to 4 आइसोथर्मल कंप्रेशन है और 0 to 1 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। तो एफिशिएंसी जो कार्नोट साइकिल की होगी वो एफिशिएंसी मैक्स इक्वल टू 1 माइनस TC/TH, दैट इज सेम एज बिफोर। So if you want to explain the same Carnot cycle on a TS diagram, that is temperature entropy diagram, the work done is the area of the loop. That is S is on the vertical axis and T is on the horizontal axis. And the heat consumed is TH 1 minus 2, 1 से 2 तक जो है heat consumed हुई है, is the area surrounded by the document. So QH is equals to TH SH minus SC, that is over heat consumed. तो ये हमारे पास कार्नोट साइकिल की छोटी सी बेसिक इलस्ट्रेशन थी। मैक्सिमम एफिशिएंसी पे चलता है, ये सेकंड लॉ को फॉलो करता है, इट्स आइडियल एंगल, ठीक है। रेफ्रिजरेटर्स की बात करते हैं। The purpose of refrigerator is to make thermal energy flow from cold to hot. So हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि इसमें एफिशिएंसी नहीं होती, इसमें कॉपी इसमें परफॉर्मेंस होता है। दैट इज Q at sea level means divided by the work done. That is QC is over QH minus QC, और अगर हम QC से ओवरऑल डिवाइड कर देंगे 1/QH over QC minus 1। अगर हम बात करेंगे QH over QC, मतलब heat of the higher energy source divided by heat at the lower energy source is equal or greater than the temperature at higher energy source over temperature of the lower energy source, then COP को हम कह सकते हैं less than COP max, that is TC over TH minus TC। मतलब हम Q को T से रिप्लेस कर सकते हैं। COP सबसे ज़्यादा बड़ा कब होगा, जब TH and TC are close to each other। तो टिपिकल किचन फ्रिज के लिए अगर हमारे पास TH 300 केल्विन है और TC जो है 250 केल्विन है, तो COP जो हमारा नॉर्मली 6 होता है for each joule of electrical energy the coolant can suck this amount of heat from the inside of it। so hot reservoir and cold reservoir, यानी बेसिकली हमने cold reservoir से hot reservoir तक heat को
लेके जाना है और उसको में वर्क करना है। तो नॉर्मली जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है वो रिवर्स कार्नट साइकिल में वर्क करता है, यानी जो हमारा पहला साइकिल था 1 से 2 की जगह 2 से 1 हो जाएगा, 4 से 1 की जगह 1 से 4 हो जाएगा, 4 से 3 हो जाएगा, 3 से 4 की जगह, और इसी तरह 2 से 3 की जगह 3 से 2 हो जाएगा। तो बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, बट इसका साइकिल का ऑर्डर जो है वो चेंज। तो कार्नट साइकिल की एफिशिएंसी अगर हम फाइंड करना चाहें तो हमारे पास 1 से 2 पे क्या हो रहा है, गैस जो है आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस हो रही है, तो कोई चीज़ फ्लो इन और आउट नहीं हो रहा रेफ्रिजरेटर में। 2 से 3 के अंदर हीट जो है वो एक्सपेल हो रही है सिंक के अंदर आउटसाइड एयर में। T2 इज इक्वल टू T3 है। द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड पर यूनिट ऑफ मास इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू T डेल्टा S, दैट इज QC इज इक्वल टू T2 S2 माइनस S3 हमारे पास आ गया। एज द टेम्परेचर इज कांस्टेंट एट दैट लाइन, तो S2 माइनस S3 हमारे पास एंट्रोपी की सूरत में आ गई। 3 से 4 के अंदर गैस एंट्रोपी के लिए एक्सपैंड हो रही है, तो प्रेशर एंड टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो जाएगा P4 और T4 पे। हीट ट्रांसफर जो है वो इसमें ज़ीरो है, एज देयर इज नो एंट्रोपी। 4 से 1 के अंदर हमारे पास जो गैस है वो आइसोथर्मली क्या कहते हैं एक्सपैंड हो रही है हीट सोर्स से। दिस इज वेयर द कूलिंग टेक प्लेस। अगर हम इसमें देखें तो क्यू एच इज इक्वल टू T1 S1 माइनस S4 है, जबकि S1 जो है वो S2 के बराबर है, S3 S4 के बराबर है, तो हम S1 और S4 को S2 और S3 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो वर्क डन हमारे पास था क्यू एच माइनस क्यू सी, दोनों इक्वेशंस में हम लेते हैं और एस टू माइनस एस थ्री को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आता है T1 माइनस T2 इंटू T2 माइनस T3। तो ये हमारे पास हमारी वर्क डन की इक्वेशन है, और हम इसे एफिशिएंसी की फॉर्म में भी T2 ओवर T1 माइनस T3 में लिख सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे वेपर कंप्रेशन साइकिल की। वेपर कंप्रेशन साइकिल भी कहते हैं, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन साइकिल भी कहते हैं, जिसे हम सर्कुलर ऑफ रेफ्रिजरेंट होता है इसके अंदर, ठीक है, विच इन द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग एवोपरेटिंग अब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जब भी ये एवोपरेट होता है तो बहुत ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करता है, एंड जब कंडेंस होता है तो हीट डिजॉल्व करता है। बॉयल मीन्स जब लिक्विड से वेपर बनने की फॉर्म में आ रहा होता है, और कंडेंस मीन्स जब वेपर से अगेन लिक्विड बनने की फॉर्म में आ रहा होता है। जो हीट जो जब भी चेंज ऑफ स्टेट हो रहा होता है, मतलब इट्स गोइंग फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, वेपर टू लिक्विड, इसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सॉरी, जब लिक्विड से वेपर जा रहा है तो इसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और ये ज़्यादा होती है स्पेसिफिक एक डिग्री टेम्परेचर। तो नॉर्मली दो प्रेशर्स होते हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर, जो कि रिक्वायर्ड एवापोरेशन और कंडेंसिंग टेम्परेचर के साथ वेरी करते हैं, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन सा रेफ्रिजरेंट हम यूज़ कर रहे हैं। तो साइकिल हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि हाउ डज द रेफ्रिजरेशन साइकिल वर्क। तो दिस इज द स्कीमेटिक ऑफ आवर रेफ्रिजरेशन साइकिल। इसके बेसिक पार्ट्स के अंदर हमारे पास एक्सपेंशन वाल्व है हमारे पास, जो कि यहाँ पे है। फिर उसके बाद एवापोरेटर है, ये जो चीज़ है ये एवापोरेटर चलाता है। उसके बाद कंप्रेसर है दिस वन, ठीक है। डिस्चार्ज लाइन के बाद यहाँ पर हमारे पास कंडेंसर है, ये पूरा कंडेंसर है और ये पूरा एवापोरेटर है। तो नॉर्मली ये है। तो साइकिल हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर दिस इंस्टेंट अगर हम यहाँ से करें, ये हमारे पास हाई प्रेशर लिक्विड यहाँ पे हमारे पास है, लेट्स सपोज एट 9 बार, जो कि नॉर्मली 9 बार पे होता है, या डिपेंड करते हैं ऑन ऑन योर रेफ्रिजरेंट। तो 9 बार पे हाई प्रेशर लिक्विड है, जो कि यहाँ से एक एक्सपेंशन डिवाइस नॉर्मली एक्सपेंशन वाल्व हो सकता है, या कैपिलरी एक्शन ट्यूब हो सकती है। तो यहाँ से ये इस एवापोरेटर में जाता है, एवापोरेटर में जाके इसका प्रेशर ड्रॉप होता है 1.5 बार पे और -5 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ वो जगह है जहाँ पे ये आपके रूम को ठंडा कर रहा है, तो रूम एयर इसमें से पास आउट करती है, ठीक है, और इसकी जो भी ट्यूब्स वगैरह रूम के अंदर होती हैं वो इसको हीट अप करती हैं, यानी हमारे रेफ्रिजरेंट को हीट अप करती हैं और इसे बॉयल करना शुरू कर देती हैं, और इसका टेम्परेचर बढ़ के 5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसके बाद ये जाता है यहाँ से कंप्रेसर के अंदर। कंप्रेसर क्या करता है, इसको कंप्रेस करता है, दोबारा से वो वाला प्रेशर लाने की कोशिश करता है, और एक डिस्चार्ज फैन के थ्रू इसे आगे भेजता है। तो कंप्रेसर के बाद जब ये बाहर कंडेंसर तक पहुँचता है तो इसका जो प्रेशर हो जाता है वो 9 बार हो जाता है, और
टेम्परेचर है वो तकरीबन प्रेशर बढ़ने की वजह से टेम्परेचर भी बढ़ेगा तो 40 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। यहाँ से ये कंडेंसर में जाता है, कंडेंसर में ये आउटडोर एयर के साथ इंटरेक्ट करता है और इसके बाद ये हाई प्रेशर लिक्विड जो सुपर हीटेड वेपर से दोबारा नॉर्मल वेपराइज वेपर में आ रहा होता है और ये कंडेंसर जो है वो इसे कंडेंस करके दोबारा लिक्विड फॉर्म में भेज देता है और यहाँ पे हमारे पास दोबारा से हाई प्रेशराइज्ड लिक्विड आ जाता है और साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हाई प्रेशराइज्ड लिक्विड था, यहाँ पे लिक्विड आया लेकिन लो प्रेशर में आया, उसके बाद एवापोरेटर में बॉइलिंग हुई तो वेपर्स बनना शुरू हो गए, कंप्रेशन और कंप्रेस किया और हाई प्रेशराइज्ड वेपर्स बन गए, उसके बाद से दोबारा लिक्विड बनने के लिए कंडेंसर में आ गया। तो दैट्स ओवर होल प्रोसेस जो कि चलता रहता है। ठीक है, तो ये डिटेल है, आप देख सकते हैं इसे। अगर हम इसका थर्मोडायनामिक एनालिसिस करें तो हमारे पास ये हमारे पास टेम्परेचर एंड ट्रॉपी डायग्राम के ऊपर वेपर के लिए भी टेम्परेचर एंड ट्रॉपी डायग्राम होती है, उसके ऊपर दिखाया हुआ है। ये जो डॉटेड हैं वो लिक्विड है, वेपर ब्लू में है, लाइट ब्लू में, और लिक्विड जो है वो डार्क ब्लू में है। ये वाला जोन जो है ये आपका लिक्विड है, ये जो अंदर हैं ये इसके वेपर्स हैं, और ये जो है ये लिक्विड वेपर्स हैं, और अंदर जो है हमारे इस तरफ जो है ये हमारे पास सुपर हीटेड वेपर है। सो अगर प्रोसेस स्टार्ट करें तो ये जो वन पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जी जो कंप्रेसर से पहले है। ठीक है, यहाँ से कंप्रेसर में गया और कंप्रेसर ने क्या किया, इस वेपर को सुपर हीटेड वेपर बना दिया। ठीक है, 2 से 3 ये कंडेंसर के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है और 2 से 3 इसका क्या हो रहा है, जो सुपर हीटेड वेपर है वो दोबारा से सैचुरेटेड वेपर पे आ रहे हैं। ये सैचुरेटेड वेपर लाइन है, ये कर्व है। ठीक है, 2 से 3 के बाद 3 से 4 ये कंडेंसर के अंदर गया और ये दोबारा से लिक्विड बन गया, सैचुरेटेड लिक्विड। फिर यहाँ से ये गया एवापोरेटर के अंदर और एवापोरेटर ने क्या किया, इसको लिक्विड प्लस सॉरी एवापोरेटर एक्सपेंशन वाल्व के अंदर गया और एक्सपेंशन के अंदर सॉरी नॉट एवापोरेटर एक्सपेंशन में गया। एक्सपेंशन वाल्व ने क्या किया, इसका प्रेशर जो है वो ड्रास्टिकली ड्रॉप किया और ड्रॉप करने के बाद इसे लिक्विड प्लस वेपर फॉर्म में डाल दिया और यहाँ से ये गया दोबारा एवापोरेटर में और एवापोरेटर ने इसे सैचुरेटेड वेपर बना। So that is our complete process thermodynamic analysis. इसकी डिटेल्स आगे दी हैं, if you have